सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। ये नाम आप सभी जानते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। ये सैंड आर्टिस्ट का जब भी हम बात करते हैं या कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं तो इनका नाम जरूर होता है, या वो प्रश्न ही इन्हीं के ऊपर होता है। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ये, और अभी इन्होंने रशिया में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीत लिया। और ये खिताब पाने वाले या ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बन गए हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उन्हें क्यों मिला ये पुरस्कार? तो सैंड से उन्होंने एक बहुत अच्छी यहाँ पे मूर्ति बनाई। किस तरह की वो मूर्ति थी एक बार देख लो। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग विषय पर एक शानदार रेत की मूर्ति बनाई है। उनकी कला पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश ये मूर्ति देती है। उनकी मूर्ति आप देख सकते हो इमेज में भी, लगभग 3 मीटर ऊंची है। इसमें पृथ्वी के मुख्य रूप से 2 रूप दिखाए गए। एक ही मूर्ति में पृथ्वी के 2 रूप दिखाए गए। एक साइड इन्होंने दिखाया सूखी और क्षतिग्रस्त धरती, जो पर्यावरणीय नुकसान को दर्शाती है, पर्यावरण से जो धरती को नुकसान हो रहा है उसको बताती है। और दूसरा हिस्सा था जो उसका वो हरी भरी धरती का है, जो वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से मिलने वाली उम्मीद को दर्शाता। ठीक है, बाकी सुदर्शन पटनायक जी से एक और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ करंट अफेयर्स का। मैंने आपको ये तो बता ही दिया, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। अभी कुछ समय पहले फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले भी वो पहले भारतीय बने थे। ये पुरस्कार इंग्लैंड में दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। वैसे पुरस्कार वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार इसी साल के मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। अभी एबेल पुरस्कार 2026, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह भी ग्रेड फॉल्टिंग को दिया गया, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब इन पुरस्कारों की घोषणा हो गई। जैसे 2-3 मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो हिंदी का ममता कालिया को, उनके संस्मरण मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना, उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को, उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक हैं जयंती कुमारेश। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, उनका संबंध है भारतनाट्यम से। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं। उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, ये एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हो गया है। इस टनल की लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.153 किलोमीटर इसकी नेट लंबाई है। तो जोजिला टनल, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अभी एक्चुअली में ये चर्चा में क्यों रही फिर से, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो एक अहम हिस्सा है वो पूरा हो गया, जिसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। मतलब जब हम टनल बनाते हैं, किसी भी पहाड़ी को अंदर से काट करके टनल बनाते हैं, तो दोनों साइड से खुदाई करी जाती है और वो बीच में आकर के मिल जाता है। तो बीच वाला जो हिस्सा था उसको भी तोड़ दिया गया और अब टनल दोनों तरफ से आपस में मिल गई है, मतलब पूरा रास्ता खुल गया। ठीक है, तो बीच का जो हिस्सा तोड़ने का काम है वो पूरा हो गया, उसी को ब्रेक थ्रू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वो काम अभी पूरा हो गया है। तो इसीलिए ये अभी चर्चा में, अभी ये शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो काम है जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो पूरा हो गया। तो थोड़ी सी टनल की हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ बन रही है ये टनल? तो ये टनल जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक स्थान है बालटाल, इसको, और लद्दाख के द्रास कारगिल में एक स्थान है मीना मार्ग, इसको आपस में जोड़ेगी, इसके बीच बन रही है। इसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बताई 13.153 किलोमीटर, और ये लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ठीक है, ये जो जोजिला टनल है ये श्रीनगर लेह हाईवे, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, ये भी नोट कर लेना। और इसके बनने से जो फायदे होंगे, कई फायदे होंगे। जैसे अभी जोजिला दर्रा पार करने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। जब ये टनल पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो आप जो सफ़र है वो 15 से 20 मिनट में पूरा कर लेंगे, यहाँ से वहाँ जाने का। इससे समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, खर्चा बचेगा। और डिफेंस के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बर्फबारी से जो
जोजिला दर्रा है वो पूरी तरह से बंद रहता है, तो आवाजाही बंद हो जाती है। तो टनल बनने से क्या होगा, पूरे साल भर आवाजाही चालू रहेगी। तो सैनिकों की आवाजाही, हथियार लाना पहुंचाना, सैनिकों का आना जाना, ये आराम से हो पाएगा। तो हमारे डिफेंस के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है, पर्यटन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत फायदे वाली चीज। इसका निर्माण कौन कर रहा है, मतलब निर्माण एजेंसी है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो निर्माण कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका जो निर्माण करने का कार्य शुरू हुआ था 2020 में शुरू हुआ था, और कहा जा रहा है कि फरवरी 2028 तक ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। इसमें जो बनने में लागत आ रही है, अनुमानित लागत बताई गई है 6,809.69 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 7,000 करोड़ मान के चलो आप, इतना इसमें खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो ये जोजिला टनल के बारे में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे करवा दी, और अभी क्यों चर्चा में वो भी हमने देख लिया। कुछ इसी तरह से कुछ सुरंगे, कुछ टनल्स न्यूज में रहते हैं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये भी चाइना ने बनाई है, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, और इसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। उसके अलावा कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग ये भी शुरू की गई थी, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर, ये 2 लेन सुरंग है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरे सुरंग है, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। साथ ही ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, लंबाई है 9.28 किलोमीटर। और जो आपकी अटल टनल है ना, जैसे आप रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हो, हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये याद रखना, वैसे 3,000 मीटर या यूं कह दूं कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, और देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, जिसे आप अटल सेतु के नाम से जानते हो, जो मुंबई में शुरू हुआ, इसकी लंबाई कितनी है 21.8 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये कौन सा है, डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिसे डोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, ये असम में आपको मिलेगा, 9.15 किलोमीटर लंबा है, असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर बन रही है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में, T8 इसको अभी नाम दिया गया, लंबाई है 14.58 किलोमीटर। इसे जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टनल से संबंधित, सुरंगों से संबंधित प्रश्न थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 जून को। तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है बच्चों को मजदूरी से बचाकर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य का अवसर दिलाना। 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी। थीम क्या है, बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इंग्लिश में बोलोगे तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट। और आपको बता दूं, भारत में अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर को खत्म करता है। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो 2021। ठीक है, अब 12 जून को ये बाल श्रम निषेध दिवस हमने मनाया। जून के एक बार फिर से सारे दिवस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जब जिस दिन आपका दिवस वाला प्रश्न आएगा मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा, है ना। रिवीजन चलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करें, बस साथ साथ बोला करें, तभी आपको ये इसका फायदा मिलेगा, रिवीजन का, याद होंगी चीजें। जैसे 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में मनाया हमने। ठीक है, तो जून के अभी तक के ये सारे डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आर्सेन सेफ नाम से एक उपकरण का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा IIT भुवनेश्वर। अच्छा, क्या है ये आर्सेन सेफ, तो आप कहोगे ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो, तो एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है, और इसे IIT भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने बनाया है। अच्छा, काम क्या करेगा, तो ये पीने के पानी में आर्सेनिक नामक जहरीले तत्व की मौजूदगी को कुछ ही सेकंड में पता लगा लेगा। अच्छा, आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक एक जहरीला तत्व है, इसका कोई रंग, कोई स्मेल, कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए दूषित पानी को पहचानना मुश्किल होता है।
और लंबे समय तक अगर आप आर्सेनिक वाला पानी पीते रहोगे तो उससे स्किन रोग, हृदय रोग, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अच्छा, इस डिवाइस को इन्होंने क्यों बनाया अगर ये बात करें तो पहले क्या होता था, अगर पीने के पानी में आपको आर्सेनिक है या नहीं है ये टेस्ट करना है, ये जांचना है, तो पहले जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती है उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। परीक्षण में, उसकी टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, खर्चा लगता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान है ये आर्सेन सेफ जो इन्होंने डिवाइस बनाई है, क्योंकि ये सीधे मौके पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की जांच कर सकते हैं। कहीं लैब वगैरह आपको पानी के सैंपल को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे काम करता है? इसमें ग्राफीन आधारित सेंसर और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया गया है। पानी का नमूना डालते ही, जो पानी का जिसको भी टेस्ट करना चाहते हैं उसका सैंपल इसमें डालते ही ये आर्सेनिक की बहुत कम मात्रा भी पहचान लेगा। मतलब 17 सेकंड के अंदर अंदर बता देगा कि भैया पानी कैसा है, आर्सेनिक वाला है या कि नहीं है, और आर्सेनिक है तो कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, सब कुछ। इसको किसने बनाया है? इसको मुख्य रूप से तो आईआईटी भुवनेश्वर के रिसर्चर्स ने बनाया है, लेकिन नैनो सेमिक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, उसने भी यहाँ पे इसमें सहयोग दिया है अपना, उसने भी हेल्प की है। ठीक है, तो आर्सेन सेफ डिवाइस के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, मतलब सब कुछ जान लिया, मतलब क्या कर सकती है और मुख्य रूप से किसने बनाया है, आईआईटी भुवनेश्वर। आप याद रखना। कुछ आईआईटीज वाले प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, इसने और आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर सुपर किलोनोवा नाम का एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है। उसके अलावा अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने आईआईटी मद्रास परिसर में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया था। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथ ही एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी गुवाहाटी ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवणीकरण के लिए MXENE आधारित सामग्री विकसित की। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग हीटिंग फोटोकैटालिक कोटिंग्स का परीक्षण करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। और भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने तैयार किया? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी मद्रास ने एक नया और मज़ेदार फुटबॉल जैसा खेल शुरू किया जिसका नाम है ओमेगा बॉल। इसमें खेल में 2 टीमें नहीं होती, एक साथ 3 टीमें खेलेगी। सर्कल में इसका जो ग्राउंड होता है वो सर्कल में होता है, तो 3 टीमें यहाँ पे फुटबॉल एक साथ खेल सकती है। हर्बा लाइफ इंडिया और आईआईटी मद्रास मिलकर ये भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र एक्सेलेंस सेंटर कहाँ पर स्थापित करेंगे? चेन्नई में। भारत का पहला आईआईटी कौन सा है? याद रखना, आईआईटी खड़गपुर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आईआईटी से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, CPPI मतलब कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो कौन सा इंडेक्स है, कौन सा सूचकांक है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने मिलकर के। और इसमें अगर बात करें तो भारत का जो सबसे अच्छा कंटेनर बंदरगाह है वो बताया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। वैसे पूरे विश्व में अगर रैंकिंग आप इसको दोगे तो पूरी दुनिया में ये 22वें स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर है। भारत में ये लगातार दूसरे साल भारत का बेस्ट कंटेनर पोर्ट बना है। तो क्या है ये इंडेक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो ये एक वैश्विक सूचकांक है जो ये मापता है कि कोई बंदरगाह कितना कुशल, कितना एफिशिएंट है। और ये कैसे पता लगता है? तो इसके लिए देखा जाता है कि कोई जहाज अगर बंदरगाह पे आ रहा है तो वहां पे वो कितना समय लगाता है, माल कितनी तेजी से उस पर लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, उस बंदरगाह का उस पोर्ट का संचालन कितना प्रभावी है, सप्लाई चेन कितनी सुचारू है। तो इन सबको ध्यान में रख के ये रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, भारत में तो सबसे बेस्ट आपने पोर्ट की बात कर ली, सबसे बेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लेकिन दुनिया में अगर बात करें सबसे बेस्ट तो ये है फुजोऊ, ये चाइना का पोर्ट है। दूसरे पे चाइना का ही है दालियान, और तीसरे पे ओमान का है पोर्ट ऑफ सलाहा। ठीक है, विश्व वाले भी याद रखना। टॉप 3 मैंने आपको बता दिया और भारत का तो बता ही दिया। अब इसी तरह से कुछ और इंडेक्सेस, कुछ सूचकांक वाला प्रश्न है, सूचकांक की मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इंडेक्सेस देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया था, उसमें भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक है 99, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में अभी लेटेस्ट जो हमने पढ़ा अभी, उसमें भारत 127वें स्थान पे आ गया, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें स्थान पर है और टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6वें स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद कॉलोनी, और दिल्ली जो है इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अभी के सूचकांक के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिखता है, फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये G7 समिट के लिए किस देश के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे? तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 13 से लेकर 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगे। वे इस दौरान यहाँ पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जब वो फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पे 3 शहरों की यात्रा करेंगे, मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले वो जाएंगे एवियन शहर, वहाँ पे G7 समिट का आयोजन होगा, 16 और 17 जून को होगा। और इस बार याद रखना, इस समिट का ये 52वां संस्करण है, 52 नंबर का एडिशन है। वैसे तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टनर कंट्री के रूप में भारत इसमें हिस्सा लेता है। और G7 में अगर देखोगे तो भारत की ये 13वीं भागीदारी है, 13वीं बार भारत हिस्सा ले रहा है। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, या प्रधानमंत्री आप कह सकते हो लगातार 7वीं बार इस सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के ही उसके बाद एक नीस शहर में ये जाएंगे, वहाँ पे ये भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और फ्रांस में ही जो उसकी कैपिटल है पेरिस, वहाँ जाएंगे, वहाँ विवा टेक सम्मेलन का आयोजन होगा, वहाँ पे भी ये हिस्सा लेंगे। ये यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। ठीक है, तो फ्रांस में तो ये यहाँ जाने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया देश भी जाएंगे। और आप कह सकते हो 1993 में स्लोवाकिया के गठन के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये इस देश में पहली यात्रा होगी। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न आता है, स्लोवाकिया की कैपिटल और करेंसी ये आप लोगों को बतानी है। अगर नहीं पता तो गूगल करके बताना, ताकि आपको ये ध्यान रहे, क्योंकि ये देश इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। बाकी कुछ समिट्स में आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा। तो देखो, पिछले साल आपको याद होगा जो 2025 में G7 समिट हुआ था, वो होस्ट किया था कनाडा ने। इस बार फ्रांस होस्ट कर रहा है। और पिछले साल इसी तरह से G20 को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। इस बार G20 को होस्ट कर रहा है अमेरिका। और पिछले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था ब्राजील ने, इस बार हम इसको होस्ट कर रहे हैं, 18वां संस्करण है। और IUCN की बैठक पिछले साल अबू धाबी UAE में हुई थी। उसी तरह से 2025 में जो आसियान समिट है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। पिछले साल SCO समिट ये चाइना में हुआ था। इस साल कहाँ पर होगा? किर्गिस्तान के बिश्केक में। और उसके अगले साल 2027 वाला पाकिस्तान होस्ट करेगा। नाटो समिट 2025 में हुआ था हेग नीदरलैंड में। और 2025 में जो बिम्स्टेक समिट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश इसको होस्ट कर रहा है, बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। और बात करें 2026 में जो COP 17 हुआ, मतलब होगा अभी, ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है। ये कहाँ पर होगा? येरेवन के अर्मेनिया में। इससे पहले जो लास्ट एडिशन था 2024 में हुआ था COP 16, कोलंबिया में हुआ था, कोलंबिया के केली में। उसी तरह से COP 30 जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, 2025 में ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के बेलम में। और इस बार 2026 में COP 31वां होगा तुर्की में, तुर्की अंटालिया में होगा। वही इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता 2025 और 2026 में कर रहा है UAE। इस बार क्वाड समिट इसको होस्ट कर रहा है भारत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन मैच ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा मैक्सिको में। अब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नई जानकारियां और मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो चुका है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसका ये कौन सा एडिशन है? 23वां एडिशन है। अभी 11 जून को ये शुरू हो गया और 19 जुलाई तक ये चलेगा। वैसे आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं, ये 3 जगह हो रहा है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा।
और अभी जो इसका पहला मैच था, उद्घाटन मैच जिसे आप बोलोगे, ये मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको के एस्टाडियो एस्टेका स्टेडियम में। और ये पहला मैच हुआ था मैक्सिको साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको मैक्सिको ने जीत लिया है। और पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही है, जिन्हें 4-4 टीमों के 12 समूहों में 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से टोटल 104 मैच खेले जाएंगे। और पहली बार क्या हुआ यहाँ पे, पहली बार 4 देश हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मतलब क्या होता है ना, वर्ल्ड कप जो ये होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप या कोई सा भी वर्ल्ड कप हो गया, तो ऐसे ही नहीं कोई भी मुंह उठा के चला जाए, फॉर्म भर दिया कि मेरे को भी खेलना है, नहीं, उसके लिए पहले क्वालिफाई राउंड होते हैं। अगर आप क्वालिफाई राउंड को क्लियर कर लोगे तो फिर आपका नंबर आएगा। क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, कई बार हम पढ़ते भी हैं। तो उसी तरह से 4 देश हैं जिन्होंने पहली बार इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से? कुराकाओ, ये कुराकाओ आपने पहली बार सुना है, मैंने भी पहली बार। उज्बेकिस्तान, जॉर्डन और काबो वर्डे। अच्छा, मैस्कोट की हम बात कर लें। पहले भी हम वैसे मैस्कोट जब डिक्लेयर हुए थे तब भी हमने बात करी थी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आ सकते। तीनों देशों में होंगे तो तीनों देशों ने अपने अपने मैस्कोट यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। जैसे अमेरिका ने जो मैस्कोट रखा है उसका नाम है क्लच, जो रिप्रेजेंट करता है बाल्ड ईगल को। मैक्सिको ने रखा है जायू, जो रिप्रेजेंट करता है जगुआर को। और कनाडा ने जो मैस्कोट रखा है वो मैपल है, जो रिप्रेजेंट करता है मूस को। अच्छा, इस बार जो हुआ इसमें थीम सॉन्ग भी गाया है, शकीरा ने गाया है, उसका नाम है डाई डाई। उस थीम सॉन्ग का नाम है डाई डाई। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट वाला एडिशन मैं एक बार रिवाइज करा दूं, 2022 में 4-4 साल में होता है। लास्ट हुआ था 2022 में, 22वां एडिशन दोहा कतर में हुआ था। उसको जीता था अर्जेंटीना ने, लियोनेल मेसी की टीम ने, और हराया था फ्रांस को। ठीक है, अब सही है, अब याद रहेगा। देखो, ये तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हो गया। अगर हम बात करें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अगले साल होगा। ये इसका 10वां एडिशन होगा। कहां पर होगा? ब्राजील में होगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फीफा है, तो उसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। विश्व फुटबॉल दिवस होता है 25 मई को। और पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी REC और PFC सरकारी कंपनियों के मर्जर को मंजूरी दे दी है। तो मर्जर के बाद कौन सी कंपनी अलग अस्तित्व में नहीं रहेगी? प्रश्न अच्छा है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा REC। सब कुछ बताता हूं इसके बारे में। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्योंकि इन दोनों के विलय को, मर्जर को मंजूरी दे दी है। अब REC, PFC, देखो इनका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और PFC का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों सरकारी कंपनियां, महारत्न कंपनियां हैं। और काम क्या है, इन दोनों का सेम ही काम है। जो बिजली परियोजनाएं, बिजली के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, जो भी बिजली से संबंधित जो भी काम होते हैं, उनको ये लोन देने का काम करते हैं। अब दोनों का सेम ही काम है और दोनों सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार को लगा यार एक ही काम वाली 2 सरकारी कंपनियां हम क्यों रखें अलग अलग, इन दोनों को मर्ज कर दो, इससे कंपनी में बड़ी हो जाएगी और एक ही रहेगी। तो मर्जर में यही होता है, 2 कंपनियों को मिलाकर के एक संयुक्त कंपनी बना दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे मर्जर किसका किस में हो रहा है, किसको किस में मिलाया जा रहा है? जैसे होता है ना, आटा और नमक मिलाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो लेकिन किसको किस में मिला रहे हैं? नमक को आटे में मिलाया जा रहा है, ऐसे बोलते हैं, न कि आटे को नमक में। तो उसी तरह से ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी कंपनी किस में मर्ज हो रही है। तो जो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है वो मर्ज हो रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, है ना। तो अब हम कह सकते हैं जो REC कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, वो मर्ज होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी, वो बंद हो जाएगी। जो REC के जो भी संपत्ति, एसेट्स हैं, जो भी देनदारियां हैं, वो सब PFC कंपनी को मिल जाएगी और PFC संयुक्त कंपनी के रूप में काम करेगी। और इस मर्जर करने का उद्देश्य क्या है? वो ये कि भाई दोनों सरकार चाहती है 2-2 कंपनी होगी, सेम काम है, तो एक ही बना दो इनको, उससे खर्च कम होगा और दोनों को मिलकर के एक बड़ी कंपनी बना देंगे, मजबूत वित्तीय संस्था बन जाएगी, वो दोनों का पैसा मिल जाएगा ना। तो बस यही सब चीजें हैं। आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना था वो मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। और हाँ, अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं जो अस्तित्व में रहेगी, वो स्थापित कब हुई थी? 1986 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके CMD है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस राज्य में फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अभी ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम।
तो असम सरकार और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अभी गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया है। इसका उद्देश्य है फ्लेवर, फ्रेगनेंस यानी कि सुगंध और आयुष से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ब्लू वैली क्लस्टर इन उत्पादों को किसानों, फिर कुछ किसानों से उद्योगों, उद्योगों से शोध संस्थाओं और फिर विदेशी बाजारों से जोड़ने का काम कर। इससे फायदा किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा, महिला उद्यमियों को मिलेगा, स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्टार्टअप्स को मिलेगा, स्थानीय कारीगरों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद विदेशों में बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे, उनसे इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो याद रखना, यूरोपियन यूनियन ने कहां पर ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया? असम के गुवाहाटी में। उद्देश्य क्या है? फ्लेवर, फ्रेगनेंस और आयुष से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। यूरोपियन यूनियन की पहले बात करते हैं, फिर असम ले चलूंगा। देखो, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में आपको मिलेगा। अच्छा, अगर कोई देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है? लिस्बन संधि। और इसी संधि का इस्तेमाल करके कौन सा देश इससे अलग हुआ था? ब्रिटेन, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। तो अभी बात करें यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 27 है। लेटेस्ट बना था क्रोएशिया। और अगर बात करें यूरो करेंसी को अपनाने वाला जो नवीनतम 21वां देश है, वो कौन सा है? बुल्गारिया है। इससे पहले 20वां था क्रोएशिया। और यूरोपियन यूनियन से 2 पॉइंट आपको और याद रखने चाहिए कि इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे था 2026 में, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लेyen, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, और एक एंटोनियो कोस्टा थे, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी असम ले चलता हूँ। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहार में बात करेंगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम का 8वां नेशनल पार्क ये है सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। बाकी 7 भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। इससे पहले के 7 नेशनल पार्क कौन से हैं? तो देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखुआ और औरंग नेशनल। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई, असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका, डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न असम से रिवाइज कर लो। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 एक भारतीय को अभी मिला है। उनका नाम है डॉक्टर थानूनाथ, असम से है। ये जो पुरस्कार है ना, इसको ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। अभी सुवारी महोत्सव यहाँ मनाया गया था। लिली दास मलिक, ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच शुरू की। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का 3रा राज्य बन गया असम। मिशन सेनेहजोरी शुरू हुआ अभी असम में। उद्देश्य है असम के मुगार रेशम क्षेत्र का विकास करना। अभी 94 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे मयंक चक्रवर्ती। पूर्वोत्तर भारत से पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, कह सकते हो आप, असम से आते हैं। और डोल जात्रा त्योहार अभी मनाया गया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच शुरू हुई। उसके अलावा 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य भी असम है। माजुली द्वीप आपको असम में मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप कह सकते हो इसे। ठीक है, तो असम से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वाराणसी। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। तो अब वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली में दोबारा इमिग्रेशन और सामान जो भी लेकर के जा रहे हैं वो ट्रांसफर की जो भी उनकी प्रक्रिया होती है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में पहले क्या होता था, अगर कोई भी यात्री है वो वाराणसी से विदेश में जाना चाहता है तो वाराणसी में कोई डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, तो उनको दिल्ली जाना होता है। फिर दिल्ली जाते हैं, फिर वहां से वो विदेश जहां पर भी जाने होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, तो जो भी इमिग्रेशन की जो भी प्रक्रिया होती है वो उनको वाराणसी एयरपोर्ट पे भी करनी पड़ती है। जो भी सामान वो लेकर के जा रहे हैं वो चेक इन वगैरह जो भी होता है उसमें जो भी टाइम लगता है, जो भी प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है। फिर वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में वापस से वही सारी प्रक्रिया, जो भी सामान साथ में लेकर के जा रहे हैं वही चेक इन वगैरह जो भी करना होता है, तो उससे यात्रियों को भी परेशानी होती, समय भी लग रहा है, ये सब होता था। लेकिन अब इजी कनेक्ट फ्लाइट योजना लागू हो गई है। इसके लागू होने से क्या होगा, जो भी यात्री वाराणसी एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो वाराणसी एयरपोर्ट पर जो भी उनका इमिग्रेशन होगा, सामान से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं वो वहीं पर पूरी हो जाए। फिर वो जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वापस से ये सब प्रोसेस से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा। वो सीधे जो भी उनकी अंतरराष्ट्रीय उड़ान है, जो भी फ्लाइट है, वहां जाकर के बैठ जाएंगे और चले जाएंगे।
मतलब बीच का जो समय खर्च हो रहा था ना, एक बार सामान को चेक वहाँ पर कराओ, वाराणसी एयरपोर्ट पे, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वही प्रोसेस सब कुछ कराओ, वो नहीं कराना पड़ेगा। तो समय बचेगा, यात्रा आरामदायक होगी, आसान होगी, परेशानी से बचेंगे। जो भी उनका लगेज है, जो भी उनका सामान है, वो वाराणसी एयरपोर्ट पे जो भी एक बार चेक करवा लेंगे, अब डायरेक्ट उनको वो विदेश में जाकर के मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। दिल्ली से वो अपने आप ही अंदर के अंदर ही उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट में डाल दिया जाएगा, और जहाँ पर भी जा रहे हैं, जैसे वो सिंगापुर, लंदन, जहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया वाराणसी। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और छोटे शहरों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो याद रखना, भारत सरकार और एयर इंडिया की है ये इजी कनेक्ट योजना, जो कि एक हब एंड स्पोक विमान पहल है। ये शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा, हब एंड स्पोक विमान पहल है ये इजी कनेक्ट। क्या होता है, क्या मतलब हो गया हब एंड स्पोक? हब मतलब यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट को बोल दिया, और स्पोक मतलब जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल के स्पोक होते हैं, बहुत सारे स्पोक होते हैं। तो भारत के अलग अलग शहरों में जो एयरपोर्ट हैं, तो उनको स्पोक बोल दिया गया। वो सब कहाँ आकर के मिल रहे हैं? दिल्ली में आकर मिल रहे हैं। जैसे अभी तो एक शहर जुड़ा है वाराणसी, आगे और भी शहर जुड़ेंगे, तो और शहरों के जो यात्री हैं जब दिल्ली जाएंगे तो उन्हें इस सब प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो हब एंड स्पोक विमान पहल बोला है। और अभी वाराणसी से जो दैनिक उड़ान उड़ेगी एयर इंडिया की, उस एयरलाइन का नाम है AI1111। तो इसमें बैठ करके वाराणसी से दिल्ली के लिए लोग उड़ान भरेंगे। और ये योजना अगर बात करें कितने अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को, डेस्टिनेशन को जोड़ेगी, तो 17 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को, डेस्टिनेशन को इस योजना के थ्रू अभी जोड़ा गया। मतलब 17 इन्होंने डेस्टिनेशन अभी फिक्स कर दिए। आप वाराणसी में बैठोगे तो अगर आपकी जाने वाली जगह जहां आप जाना चाहते हो वो इन 17 डेस्टिनेशन में आती है, तो आपका सामान वाराणसी में भरोगे डायरेक्ट उस जगह पे मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो बात आपको समझ में आ गई ना? तो ऐसा करने वाला पहला अभी भारतीय शहर वाराणसी बन चुका है। अच्छा, कुछ और शहरों से संबंधित मैं आपको प्रश्न कराता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगा? तो मुंबई और चेन्नई। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल, ये दिल्ली मेट्रो है। देश की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कौन सी बनेगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना था इंदौर। किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बंगलुरु। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश का अमरावती। और किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? अमरावती में ही। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। एक बार वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनके PDF और प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज आपको मिल जाती है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। देखो, कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 127। फिर पूछा था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया अभी, तो आंसर होगा 11 जून को। फिर पूछा आर्टेमिस 3rd मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है ओरियन। फिर पूछा कि नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 33वां विधानसभा राज्य बन गया पश्चिम बंगाल। फिर पूछा सड़क मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए भी समझौता किया रैपिडो के साथ में। फिर पूछा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? सीमा व्यापार और सीमा प्रबंधन का डिजिटलीकरण करने। फिर पूछा PM मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबा समय तक का रिकॉर्ड बनाया? तो 4399। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? जामनगर, गुजरात में। फिर पूछा प्रोजेक्ट गंगा कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा भी किसने की है? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।